खबर सबसे पहले। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। ख्वाजा आसिफ इज़हार ख्याल कर रहे हैं। और नॉन इलेक्टेड लोगों को उस कमेटी में डाला गया। जनाबे वाला, काबीना कभी नॉन इलेक्टेड लोग काबीना में नहीं बैठ सकते। जनाबे डिप्टी स्पीकर, मैं सारे हाउस को यह एड्रेस करके बताता हूं, काबीना जो है इस हाउस का प्रोडक्ट है। आइन जो है वो दर्ज है आइन में कि कितने इस हाउस में परसेंटेज होगी और कितने अक्रॉस द कॉरिडोर जो है हाउस जो है हमारा सेनेट ऐवान बाला जो है उसकी क्या परसेंटेज है, डिफाइंड है। जब इन दो ऐवानों के मेंबरान जो है वो ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते, तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता है? काबीना जो है वो प्रोडक्ट है पार्लियामेंट का, ऑफ शूट है पार्लियामेंट का, इंटेग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। अगर यहां पे ड्यूल नेशनल नहीं बैठ सकता तो काबीना में किस तरह ड्यूल नेशनल बैठ सकता है? सिर्फ इसलिए कि वो चहेते हैं किसी के, सिर्फ इसलिए कि वो किसी की एटीएम है? ये नहीं होगा जनाबे डिप्टी स्पीकर, ये नहीं होगा। हम हर मुहाज पे रेजिस्ट करेंगे इन मूव्स को। आपने क्या दिया पिछले 2 साल में? आपने भूख दी, महंगाई दी। अभी 15 मिनट आधा घंटा पहले दवाइयों की कीमतों की बात हो रही थी। जनाबे वाला कोविड है, 2,64,000 जो है शिकार हो चुके हैं इस बीमारी का, लोगों इन्फेक्ट हुए लोग। एक पेंडेमिक है, उस दौरान भी, इस आफत के दौरान भी मुनाफाखोरी की जा रही है। कोई खुदा का खौफ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। आज से 1.5 महीना पहले गंदम की फसल आई है, अप्रैल के आखिर में गंदम की फसल आई है मार्केट के अंदर, या मई के शुरू में। लेकिन आटा जो है वो बदस्तूर महंगा होता जा रहा है। फसल आती है तो ड्रॉप होते हैं जो रेट्स हैं। हमारे यहां पे फसल आती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, बल्कि रेट ऊपर चले जाते हैं। पिछले 4, 5, 6 महीने से, बल्कि इससे भी ज्यादा, सारी कौम जो है वो गंदम की क्राइसिस को रोक रही है। एक फसल से लेकर दूसरी फसल आ गई है, लेकिन प्राइसेस कंट्रोल नहीं हो सकी। सिर्फ ये कहा जाता है बड़ा सख्त एक्शन लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। खाली खुली बड़कों से जनाब डिप्टी स्पीकर काम नहीं चलेगा। लोग इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग इस गैर शफाफ प्राइवेटाइजेशन को जो है वो रिजेक्ट करते हैं। आपने क्या क्या गिनवाऊं, इतने गिन नहीं सकते, इतनी जो है यू टर्न और इतनी जो है वादा खिलाफियां और इनहराफ किया अपने कॉल के उसे पिछले 2 साल के अंदर। लेजिस्लेशंस लाई जा रही हैं। मैं वजीर खारजा था, 2 दिन कुलभूषण का नाम नहीं लिया जाता था, हमारे ऊपर जो है मोदी के यार का इल्जाम लगा दिया जाता था, हमारे खिलाफ गद्दारी के फतवे दिए जाते थे। आज उस कुलभूषण को फैसिलिटेट करने के लिए यहां पे लेजिस्लेशन लाई जा रही है। जनाबे डिप्टी स्पीकर, 72 साल में इस कौम ने बड़े बड़े तमाशे देखे हैं, लेकिन इससे बड़ा तमाशा कोई नहीं देखा जो आजकल पिछले 2 साल से चल रहा है। आज भी नौबत यहां पे आ गई है कि वोटर, सपोर्टर और स्पॉन्सर सारे कह रहे हैं आलमान और कानों को हाथ लगा रहे हैं। ये कहां पे जाकर रुकेगा? ये सिलसिला, ये दिन दहाड़, जनाब कोई सोच सकता है कि अपने मुल्क के एक अदारे को आप इस तरह तबाह करें जिस तरह वजीर हवाबाजी ने जो है बयान दे के जो है। जनाब वाला, मैं उस मीटिंग में मौजूद था, एविएशन सेक्रेटरी जो है वो कह रहे थे कि हमारा कोई इस किस्म का सिलसिला नहीं है, सारे वेरीफाई हो गए हैं।
And the Minister for Aviation still insists. किसका एजेंडा परसू कर रहे हैं ये? जनाब स्पीकर, किसका एजेंडा परसू हो रहा है? पाकिस्तानी आवाम का एजेंडा परसू नहीं हो रहा, वतन अजीज का एजेंडा परसू नहीं हो रहा, चंद अफराद का एजेंडा, चंद अफराद के मफादात के तहफ्फुज का एजेंडा जो है परसू हो रहा है। कुछ हो या ना हो, मुल्क जो है दिन ब दिन जो है वो इन्हतात की तरफ जा रहा है, जवाल की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला मुझे गलत, मेरी दुआ है कि मैं गलत साबित हूं। स्टॉक एक्सचेंज आपका कसीनो बन गया है। जिस तरह वहां पे चंद स्टॉक ब्रोकर जो है बैठ के जो है वो एक कसीनो पे एक रूलेट के ऊपर जो है वो खेल रहे हैं। कोई बेसिस नहीं है, कोई इकोनॉमिक और फाइनेंशियल बेसिस नहीं है। मैनिपुलेट किया जा रहा है, हर चीज को मैनिपुलेट किया जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, चाहे वो फूड सिक्योरिटी है या हेल्थ है, सबको मैनिपुलेट किया जा रहा है। किन के एंड्स के लिए मैनिपुलेट किया जा रहा है? वो चेहरे ना जनाब डेप्टी स्पीकर आपसे पोशीदा है, ना मुझसे पोशीदा है, ना इस ऐवान से और ना 22 करोड़ आवाम से। लोग चेहरे पहचानते हैं, शनाख्त है लोगों को, और वक्त आने पे वो शनाख्त जो है उसके नतायज भी निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला नतायज निकलेंगे। जनाब डेप्टी स्पीकर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इस डिबेट को आप एक हेल्दी डिबेट के तौर पे इसको परसू करें। मैं एक दफा फिर कहूंगा कि प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए किसी का अगर आपने उधार देना है तो उधार ना चुकाएं उससे, या किसी ने आपकी जेब में 4 पैसे डाले हुए हैं तो आप वो पैसे जो है इस कौम के पैसे ना उससे ना उसकी जो ऑब्लिगेशन जो है वो चुकाएं। जनाब वाला वो पंजाबी में कहते हैं औखे भारे वेले लोग कम आउंदे ने, लेकिन उन्होंने अपने पल्लों फिर उन्होंने अदा करो ना, कौम के पल्लों तो ना अदा करो उन्होंने पैसे। अगर कोई आपके काम आया हुआ है या किसी ने आपका खर्चा उठाया हुआ है तो खुदा के लिए उसके खर्चे का इफ्जाना जो है इस कौम की जेब से ना दें। वो दवाइयां महंगी करके ना दें, वो गंदम महंगी करके ना दें, वो चीनी महंगी करके ना दें, उसको जाने दिया है। यहां सैकड़ों लोग हैं जो डिफरेंट जो हथकंडे हैं हुकूमत के उनके शिकंजे में आए हुए हैं, लेकिन जहांगीर तरीन चला गया। ये क्विड प्रो को है ना कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। ये क्विड प्रो को है। ये इज्तिमाई खुदकुशी है जो हम इस वक्त कर रहे हैं, और जो लोग आज खामोश रहेंगे उनकी खामोशी मुजरमाना होगी। आज जो आवाज नहीं उठाएगा इस करप्शन के ऊपर, इस क्रोनिज्म के ऊपर, जिसमें एक नई जो है वो एक्सट्रीम जो है इन्होंने निकाल लिया है कि आप प्राइवेटाइजेशन के जरिए जो है अपने बैरूनी मुल्क के जो आका हैं उनको ओबलाइज किया जा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको ओबलाइज किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के जरिए। जनाबे वाला इसको प्रोसेस को शफाफ रखें। कानून मौजूद है, उस कानून को फॉलो करें। ड्यूल नेशनैलिटी वाले अपने क्रोनी अपनी एटीएम जो है उनकी कमेटी ना बनाएं कि वो खुद प्रॉपर्टी ना खरीद लें, वो खुद रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। जनाब डेप्टी स्पीकर, आप भी मेरी तरह एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमने अवाम के पास जाना है, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, जो भी आइन की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक अवाम के पास जाना है। सियासतदान ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि आपने 2 सालों में भूख के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर पार्लियामेंट में
अगर पार्लियामेंट में दोहरी शहरियत वाला नहीं बैठ सकता तो काबीना में कैसे बैठ सकता है? दोहरी शहरियत वाले को कमेटी में बिठाया क्या है, ऐसा कहना है उनका। कुछ लोग दोहरी शहरियत पर भी यहाँ लूटमार करने के लिए आए हैं। पीआईए को बयानात की वजह से तबाह कर दिया गया। पीआईए की निजकारी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दाल में कुछ काला है। निजकारी की आड़ में किसी को नवाजने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत का काम बेहतर गवर्नेंस है, कारोबारी इदारे चलाना नहीं। जब हम 2 दिन कलभूषण का नाम नहीं लेते तो हम पर गद्दारी के फतवे लगा दिए जाते हैं। आज कलभूषण को सहूलियात दी जा रही हैं और खिताब अभी भी जारी है। उनका कहना है कि कलभूषण को सहूलियात दी जा रही हैं, जब हम 2 दिन तक नाम नहीं लेते तो हम पे फतवे लगाए जाते हैं। बुलेटिन की जानी बढ़ते हुए आपको बताएंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कुर्बतें बढ़ने लगी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से नून लीग के रहनुमाओं ने मुलाकात की है। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे ईद के बाद बुलाने पर इत्तेफाक किया गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बहस, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी बातचीत की गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते के बाद लाहौर में ऑपोजिशन की बैठक हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल, अयाज सादिक और साद रफीक बिलावल हाउस पहुंचे और मुल्क की सियासी, माशी और इक्तसादी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा APC के एजेंडे पर भी गुफ्तगू हुई। हुकूमत की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों और नैब कवानीन में मुमकिना तरमीम के अमूर भी ज़ेर बहस आए। इस मौका पर PP रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म परवेज अशरफ, कमर ज़मान कायरा, चौधरी मंसूर और हसन मुर्तजा भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद APC के एजेंडे की हितमी तजवीज़ देखकर अपोजिशन जमातों से कायदीन से भी मुशावरत की गई। अपोजिशन की दीगर जमातें पहले ही बिलावल भुट्टो जरदारी को अपनी हमायत की यकीन दहानी करवा चुकी हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि मुल्क में आईनी हुक्मरानी निजाम मलियामेट किया जा रहा है। हुकूमत ने मुल्क को माशी बहरान में धकेल दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का कहना था कि नाअहल हुकूमत से नजात हासिल करना अवाम की तर्जुमानी है। उनसे जान छुड़वाना वक्त की अहम जरूरत है। मजीद वक्त दुनिया मसाइल को बढ़ने के मुतरादिफ है। मुल्क में आईनी हुक्मरानी का निजाम तबाह हो चुका। हुकूमत को मजीद गुंजाइश देने का मतलब मसाइल को फरोग देना है। आवाम को बेहतर मेयार जिंदगी देना तो दूर की बात है, दिन ब दिन आवाम का मेयार जिंदगी इन्हितात का शिकार है। लोग गाड़ियों से मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पर आ रहा है और साइकिल वाला पैदल हो रहा है। लोगों के लिए बच्चों को तालीम देना नामुमकिन हो गया है, उनके अखराजात बरकरार रखना नामुमकिन हो गए हैं। मजदूर, किसान, नौजवान जो डिग्रियां लेकर बाहर निकल रहे हैं, आज वो परेशान है। तो इन हालात में ऑपोजिशन समझती है कि इस हुकूमत के कायम रहने से पाकिस्तान को शदीद दाखिली और खारजी खतरात का सामना होगा। हमारे खित्ते में जो कुछ हो रहा है, हमें अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें दाखिली यकजहती की ज़रूरत है। लेकिन इस हुकूमत का सिर्फ इंतकामी एजेंडा है, जिसके साथ ये मुल्क की शराजा बखेर रही है। तो इन हालात में ऑपोजिशन की 2 बड़ी जमातें मुत्तफिक हैं कि इस नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करना बात करते हैं कुछ पीपल्स पार्टी के हवाले से। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं कि नैब ओपोजिशन के खिलाफ मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर ज़मान कायरा का कहना था कि नैब ने ऐसा कोई ओपोजिशन रहनुमा नहीं छोड़ा जिसके खिलाफ इल्जामात ना आयद किए गए हों। उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज पर भी नैब ने बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। ईद के बाद क़यादत की सतह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाएगी। ओपोजिशन मुश्तरका कमेटी बनाएगी। कमेटी दीगर ओपोजिशन जमातों से राब्ता करेगी। इस वक्त हुकूमत ने पाकिस्तान के लोगों का जो नादका बंद किया हुआ है, जो जिंदगियां अजाब कर दी हैं और मुल्क को मुख्तलिफ बहरानों में घेरते चले जा रहे हैं और गिराते चले जा रहे हैं, इसके खात्मे से, इसके निजात के लिए अपोजिशन की एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाए।
اور اس کے لیے ایک جوائنٹ اپوزیشن کوآرڈینیشن کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ ہوا. اس کمیٹی میں مسلم لیگ کی طرف سے حسن اقبال صاحب ہیں، ایاز صادق صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، مریم اورنگزیب ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سید نوید قمر صاحب ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہیں، فرت اللہ بابر صاحب ہیں، نیگر بخاری صاحب ہیں. اس طرح اے این پی کی طرف سے میاں افتخار صاحب ہیں اور امیر حیدر ہوتی صاحب ہیں. نیشنل پارٹی کی طرف سے سینیٹر میر کبیر صاحب ہیں اور سینیٹر ہدا اکبر صاحب ہیں. یہ کمیٹی باقی جماعتوں سے بھی نام لے کے اپوزیشن کی جماعتوں سے، تو اسی ہفتے کوشش ہوگی جلد از جلد اس کی میٹنگ ہو. ابھی آپ کو براہ راست قومی اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں. چیز بیچتے ہیں. اسپیکر صاحب، اس وقت کسی ادارے کی بیچنے کی بات نہیں ہو رہی، نمبر 1. نمبر 2، روز ویلٹ کے حوالے سے ایک فیصلہ ہوا ہے. فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کس طرح وہ خسارے میں ہے، کس طرح آپ اس کو بہتری کے لیے اس کو کہ ریونیو کا سبب بنے، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے. پرائیویٹائزیشن کے پاس گیا، پالیسی بننی ہے، شفافیت سے ہونا ہے، پارلیمنٹ جس طرح چاہتا ہے اسی کے مطابق ہوگا. کس طرح اپنے دعویٰ کر کے آپ چلے گئے. پھر اس کے بعد اسپیکر صاحب میں 4-5 پوائنٹ جو اٹھائے میں اس کی طرف آتا ہوں. نمبر 1، اسپیکر صاحب انہوں نے بڑی جمہوریت کی بھی بات کی اور سیاستدانوں کی بات کی. تمام یہاں پہ 342 جو اراکین اسمبلی ہے الیکٹڈ ہے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں اسپیکر صاحب، ہم یہاں پہ گراس روٹ لیول سے یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن انہوں نے جو شارٹ کٹ کے حوالے سے بات کی اسپیکر صاحب، میں جس سیاستدان کو پاکستان میں جانتا ہوں جو شارٹ کٹ سے آیا کہ جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کی کوکھ سے اس کی سیاست نے جنم لیا. پہلے کرکٹ سیکھنی تھی، جم خانہ گئے، اپنے ساتھ امپائر لے کے گئے. ایکٹر بنانا تھا، رنگیلا کے پاس بھیجا، ناکام ہوا کہ ایکٹر بھی نہیں بن سکتا. جم خانہ چلا گیا، کرکٹر نہیں بن سکتا. پھر اس کو حوالے کر دیا جنرل جیلانی کے اور جنرل ضیاء الحق کے، اور وہاں سے وہ وزیر بنا، سیاست کا آغاز ہوا اسپیکر صاحب. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی، IJI بنا اور پھر اس کے بعد اس کو مین سٹریم پالیٹکس میں لایا گیا. لیکن صرف یہ پالیٹکس نہیں تھی، ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے، ہم نے وہ فون کال بھی سنے کہ جسٹس قیوم کو فون کر کے کیا کہا جاتا ہے کہ کس کو اندر کر دو، کس کو فارغ کر دو، کس کا کیا کرو. تو اسپیکر صاحب یہ ان کی سیاست تھی. بلکہ یہ تو چھوڑے ماضی کی باتیں ہیں. ابھی شہباز شریف کے حوالے سے کیا بات چل رہی تھی اسپیکر صاحب کہ مجھے تو کسی نے کہا تھا کہ آپ کو کوئی عہدہ دے دیں گے، اس لیے شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں. وہ تو ہمیشہ سے شارٹ کٹ کے انتظار میں ہوتے ہیں اسپیکر صاحب. یہ ہوتے ہیں غیر جمہوری رویے، یہ ہوتے ہیں شارٹ کٹ سے پالیٹکس کا آغاز کرنا، یہ ہوتا ہے عوام کے اوپر اعتماد نہ کرنا. اور عوام کے اوپر اعتماد یہ ہوتی ہے کہ 1996 میں پارٹی بنتی ہے، وزارت کی اور وزارت عظمیٰ کی اول ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کسی کے کہنے پہ نہیں، عوام فیصلہ کریں گے اور ملک کا وزیر اعظم بن جاتا ہے. اسپیکر صاحب یہ ہے سٹرگل، یہ ہے سیاسی جدوجہد. اسپیکر صاحب کسی سے انگلی سے پکڑ کے سیاست میں لے کے آیا، وزیر بنایا، فائنانس منسٹر، پھر اس کے بعد وزارت عظمیٰ کی کرسی دے دی، اور ابھی بھی چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ کسی نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی. اسپیکر صاحب یہ بات دوسری بات کی. تیسری بات اسپیکر صاحب جو پوائنٹس اٹھائے ہیں میں اس سے ہٹ کر بالکل نہیں جاؤں گا. میں اپنے دوستوں کو، اپنے پولیس کو یہ باور کراتا ہوں، لیکن اسی انداز سے بات سنیں، اور جو آپ نے نعرہ لگایا تھا اس کا بھی میں آپ کو جواب دوں گا. اسپیکر صاحب پھر آتے ہیں کہ انہوں نے بات کی مختلف مافیاز کے اوپر، چیزوں کے اوپر. اسپیکر صاحب کیا برا یہ اس میں کہ اگر کہیں پہ پاکستان کے اندر خامیاں، کوتاہیاں، اداروں کے اندر نقصانات، خسارے، یہ تمام چیزیں اسپیکر صاحب آپ کو نظر آتی ہے اور اس کے اوپر آپ ایک انکوائری کراتے ہیں. سب سے پہلے اپوزیشن شوگر کا بڑا شور مچایا، شوگر مافیا کا ابھی بھی ذکر کیا، آٹے کے حوالے سے بڑا شور مچایا، اس کے حوالے سے پہلے بھی بات کی تھی. اسپیکر صاحب 3 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ چینی ان کے دور میں 140 روپے تک چلی گئی تھی، اسپیکر صاحب ابھی تو 80-85 روپے کے اوپر بات ہو رہی تھی، اور یہاں پہ انکوائری کرانے کا حکم دیا.
क्या 140 रुपए तक जब पहुंची थी आपने इंक्वायरी कराई? नहीं कराई स्पीकर साहब, इसलिए कि आपके भी खुद शुगर मिलते, इमरान खान का कोई शुगर मिल नहीं है स्पीकर साहब। फिर इन्होंने जब इंक्वायरी का हुक्म दिया स्पीकर साहब, मैं वही बात कर रहा हूं कि जो सवाल उठाए गए मैं उससे हट कर नहीं जाऊंगा। स्पीकर साहब, इंक्वायरी का हुक्म हुआ, यही साहब थे, यही लोग थे, इन्होंने क्या कहा कि इंक्वायरी नहीं होगी, इंक्वायरी हो गई। फिर कहते कि रिपोर्ट नहीं आएगी, रिपोर्ट आएगी, आ गई। फिर कहते फॉरेंसिक नहीं होगा, फॉरेंसिक भी हो गया। कहते कि एक्शन नहीं लिया जाएगा, इंक्वायरी शुरू हुई। आजकल कहते कि कीमतें नीचे नहीं आ रही, वो भी आ जाएगी। तो स्पीकर साहब ये तो हुआ। फिर उसके बाद इन्होंने जो काबीना के अंदर स्पीकर साहब इन्होंने जिक्र किया कि कल जो असासे डिक्लेयर किए गए और शहरियत का जिक्र किया। स्पीकर साहब, पहले तो मैं इस हाउस को बताऊं, मुझसे यहां पे सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी है, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। स्पीकर साहब, पाकिस्तान के अंदर एडवाइजर और मुआविन खुसूसी के ऊपर असासी डिक्लेयर करने का कोई कानून मौजूद नहीं था, पहले नहीं हुआ। ये इमरान खान का 2011 में जब अपने पार्टी के कोर कमेटी और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को कहा कि कौम के सामने अपने असासे रखे, वही इमरान खान का विजन इंप्लीमेंट हुआ कि मुल्क की तारीख में पहली दफा एडवाइजर और मुआविन खुसूसी के असासे डिक्लेयर किए गए। स्पीकर साहब, दूसरी बात इन्होंने बात की कि कोई बाहर से आया हुआ है। स्पीकर साहब, मुझे दुख उनका नहीं है कि कोई बाहर से आया, सबको पता था कि बाहर था, वहां पे नेशनलिटी होल्डर था और यहां पे पाकिस्तान आके अब काम करना चाहते हैं। दुख सबसे बड़ा मुझे क्या है स्पीकर साहब कि ये बंदा खुद वजीर खारजा, खुद वहां पे पानी और बिजली का वजीर और इकामा रखा हुआ था, हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। स्पीकर साहब, कि मुल्क का वजीर खारजा होते हुए आप किसी और मुल्क का इकामा भी रखे, 15-20 लाख रुपए आपको माहवार भी मिले। बड़े यहाँ पे गैरत की बात हो रही थी, अभी बड़ा यहाँ पे लेक्चर दिया जा रहा था। लेक्चर तब दे कि आपने उस वक्त खुद क्या किया था। इनका दूसरा जो वजीर था वो भी वहां पे इकामा होल्डर था, बल्कि बाकी तो छोड़े, इनका तो वजीर आजम भी इकामा होल्डर था। स्पीकर साहब, यहां पे अभी बात कर रहे थे तो कि इनको इस चीज का है कि इमरान खान ने तो मुआविन खुसूसी और एडवाइजर के असासे और शहरियत डिक्लेयर कर दी। अब हमारा मुतालबा है कि आपकी तमाम पार्टी उहदेदारान भी नेशनलिटी और असासे डिक्लेयर कर दें। खौफ और दुख इस चीज का है स्पीकर साहब, और इस मुतालबे से स्पीकर साहब हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो भी मुल्क के किसी बड़े ओहदे पे फाइज रहा या रह चुका है वो अपने असासे और नेशनलिटी कौम के सामने रखेगा। स्पीकर साहब, उसके बाद एक और बात हुई कलभूषण के हवाले से। स्पीकर साहब, इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड भी चलाया था। क्या इन्होंने कौम को यह बताया कि उसमें है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट में है, आपका केस लड़ा जा रहा था, उसमें क्या बात हुई है? लेजिस्लेशन के हवाले से क्या कुछ हुआ है? मुल्क की बेहतरी हुई है कि नुकसान हुआ है? इसके ऊपर कोई डिबेट करते, कोई हमें दलील देते, कोई तजवीज देते। लेकिन स्पीकर साहब क्या तजवीज देते कि इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंडिया की वकील ने वहां पे वीडियो और स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया, वो मेरा और आपका नहीं है, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया। स्पीकर साहब, यहां पे आके इस तरह बात करना, फिर आती है बात के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर, जो कि पाकिस्तान के आला अदलिया जिसने आपके लीडर को सजा दी, नाअहल करार दिया, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया और उनके ऊपर अभी बात कर रहे थे। स्पीकर साहब, जब बात कर रहे थे, मैं जरा आपसे इनसे सवाल करता हूं, ये मौसूफ होते, ये इदारों के ऊपर कभी डिबेट नहीं चाहेंगे, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आज होना ही चाहिए था कि हमें आईना दिखाते, हमसे सवाल करते, हिकमत अमली के ऊपर बात करते, उसके ऊपर सवाल उठाते, फिर तजावीज सामने लेके आते कि मुल्क के इदारों को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। स्पीकर साहब वो नहीं किया, बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू कर रहे थे और एहतिसाब की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे। स्पीकर साहब, जब पनामा आया, दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, करप्शन के केसेस सामने आए, असासे सामने आए, तो इन्होंने क्या कहा? मियां साहब फिक्र ना करो, कौम भूल जाएगी, मतलब मर्जी जितना लूटना है लूट लो, कौम को इसका परवाह नहीं है। स्पीकर साहब,
ये यहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे। मैं फिर से बताऊं कि प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिबेट हो रही थी स्पीकर साहब। 41 इदारे इनके दौर में प्राइवेटाइजेशन लिस्ट पे डाले गए, ये पार्लियामेंट लेके आए, इदारों का हाल ऐसा किया कि मैं ये कहते कि पुरानी बातें भूल जाओ। स्पीकर साहब भूलना नहीं है, क्योंकि हमें स्वीडन की इकॉनमी इनहेरिट नहीं किया हमने, हमें कोई यहाँ पे आपने इटली का और कनाडा का हेल्थ सिस्टम नहीं दिया। हम बात करेंगे कि कहां से हमने शुरू किया था। शुरू इससे किया था कि इनका जो मुशीर खजाना है वो इतना तगड़ा था, इतना बेहतरीन पाकिस्तान की इकॉनमी को लेके गया कि आखिर में खुद फरार हो गया। मईशत को इतना मजबूत कर गया कि मफरूर इश्तिहारी बन गया। स्पीकर साहब इनका दूसरा आया मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जो पाकिस्तान का पीआईए खरीदेगा, पीआईए का बड़ा दुख था इनको कि पीआईए को किस तरह इन्होंने तबाह कर दिया। दुनिया के अंदर जिस एयरलाइन की इज्जत थी उसको इन्होंने रुसवा कर दिया, यहां तक कर दिया स्पीकर साहब। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि जो पीआईए खरीदेगा स्टील मिल मुफ्त में ले जाए। स्टील मिल खसारी में, पीआईए खसारी में, रेलवे खसारी में स्पीकर साहब, और यहां पे आके दबंग तकरीर है। इदारे क्या हमने जहां से स्टार्ट किया था, क्या रेवेन्यू में इंक्रीज आया कि कमी आई? जो रेलवे का रेवेन्यू था उसमें इजाफा आया। जो पीआईए का पिछले 3 महीने में कोरोना से पहले रेवेन्यू था उसमें इजाफा आया। तो स्पीकर साहब इदारों को आपने डायरेक्शन दे दी, उनकी इस्लाह की तरफ गए, लेकिन उसके ऊपर बात नहीं। प्राइवेटाइजेशन से लेके गए डिबेट पता नहीं कहां तक, और कलभूषण का कहते हैं कि कलभूषण का अगर कोई 2 दिन नाम नहीं लेता था, 2 दिन क्या 3-4 साल गुजर गए थे, आपको इतनी शर्म क्यों आती थी कलभूषण का नाम लेते हुए? कभी लिया था? कभी आपने जो इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई करता था उसके ऊपर बात की? नहीं करते थे। मोदी को कभी नवासे की शादी पे बुलाया, कभी मरी में सदन दल को बुलाया, हमने सवाल उठाया, कहते कि जाती ताल्लुकात है। मुराद सईद गुफ्तगू कर इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना है कि वाज़ेह करना चाहता हूं कि इदारों को बेचा नहीं जा रहा, बेहतरी के लिए कोशिश की जा रही है। माजी में तमाम इदारों को बेचने की बात हुई थी। वाज़ेह करना चाहता हूं कि इदारों को हम नहीं बेच रहे। आपके दौर में कुर्बा परवरी की जाती थी, चीनी इसके दौर में 140 रुपए किलो तक गई, लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं की गई। हमारे दौर में चीनी महंगी हुई तो इंक्वायरी भी हुई और कमीशन भी और एक्शन भी लिया गया। बात कर लेते हैं कुछ मौसम के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का भी इम्कान है। इसी हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे अली तारिक से। जी अली तारिक, आगाह कीजिएगा, मौसम की क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम लाहौर के माल रोड पर मौजूद है। बारिश जो है तेज हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक भी जाम हो गई है। शहरी जो है अंडरपास के नीचे रुक कर बारिश से महफूज हो रहे हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों में जो बारिश है वक्फे से जारी रहेगी। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि शहरी जो है इस मौसम को इंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ लोग इंजॉय कर रहे हैं वहीं शहरी जो है बारिश से बचने के लिए अंडरपास के नीचे मौजूद है, जिससे ट्रैफिक जो है शदीद जाम हो सकी है। जी बहुत शुक्रिया अली तारिक, आप हमें मौसम की तफसीलात बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से निजी तालीमी इदारों को कानूनी दायरे में लाने के लिए नया एक्ट लाने का फैसला। मुराद राज कहते हैं निजी तालीमी इदारों में फीसों, यूनिफॉर्म, बुक्स और दीगर मामलात पर कानून साजी कर रहे हैं। नए एक्ट के तहत निजी तालीमी इदारे वालिदैन से जायद फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। 2 साल नून लीग की हुकूमत रही, लेकिन तालीमी इदारों के लिए कोई कानून साजी नहीं की गई। आपको बताएं कि तालीमी इदारों के लिए कोई कानून साजी नहीं की गई, ऐसा कहना था मुराद रईस का। सराज का उनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से निजी तालीमी इदारों को कानून के दायरे में लाने के लिए नया एक्ट लाने का फैसला किया जा रहा है। मुराद रईस कहते हैं कि निजी तालीमी इदारों में फीसों, यूनिफॉर्म, बुक्स और दीगर मामलात पर कानून साजी कर रहे हैं, ऐसा कहना है मुराद राज का। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शुएब हाशमी। जी शुएब हाशमी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम मुराद रास ने आज पंजाब असम्बली के ऐवान में खिताब करते हुए बताया है कि हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को कानूनी दायरे में लाने के लिए एक नया एक्ट ला रहे हैं। उनका कहना था कि निजी तालीमी इदारों में फीसों, यूनिफॉर्म, बुक्स और दीगर मामलात पर कानून साजी जो
ہے وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ نئے ایکٹ کے تحت نجی تعلیمی ادارے والدین سے زائد فیسیں جو ہے وہ وصول نہیں کر سکیں گے۔ ان کا یہ مزید یہ کہنا تھا کہ اگر نیا ایکٹ آ چکا ہوتا تو LTS واقعے سے متعلق استاذوں کو معافی کی بجائے جیل جانا پڑتا۔ انہوں نے مسلم لیگ نون کی کارکردگی پر تنقید بھی کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 10 سال نون لیگ کی حکومت رہی لیکن تعلیمی اداروں کے حوالے سے کوئی قانون سازی جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس میں اہم معاملے پر قانون سازی کر رہے ہیں جسے عنقریب جو ہے وہ پبلک کر دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جتنی شکایات آئی ہیں سب پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ تب انہوں نے مزید یہ بتایا کہ جتنی دیر تک کورونا وائرس سے ہے تب تک پرائیویٹ سکول جو ہیں وہ 20% سے کم فیس جو ہے وہ وصول کر سکیں گے، کیونکہ انہوں نے مزید کہا کہ پرائیویٹ سکول کے حوالے سے نیا قانون آنے کے بعد معاملہ جو ہے وہ کافی بہتر ہو جائے گے۔ انہوں نے بتایا کہ 36 سکولوں کو 6 لاکھ روپے کے جرمانے جو ہیں 6 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہاشمی، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ بھارت اپنی جارحیت سے باز نہ آیا۔ بھارتی فوج کی LOC پر بلا اشتعال فائرنگ سے 20 سالہ نوجوان شدید زخمی ہو گیا، جسے فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے دشمن کی توپیں خاموش کروا دی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی افواج نے LOC پر باغ سیکٹر میں آبادی کو نشانہ بنایا، جہاں بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ بھارتی فوج کی فائرنگ سے مٹکیا گاؤں کا 20 سال کا نوجوان شدید زخمی ہوا، جسے فوری طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ISPR کا بتانا ہے کہ فوجی جوانوں نے بھارتی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا ہے، بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا اور بھارت کی گنیں خاموش کروا دی۔ بات کریں گے کچھ سیاسی ہلچل کے حوالے سے۔ وزیراعظم عمران خان سے کراچی میں رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت نے ملاقات کی، اپنا استعفیٰ پیش کیا، جسے وزیراعظم نے مسترد کر دیا۔ وزیراعظم عمران خان سے تحریک انصاف کے MNA عامر لیاقت نے طویل ملاقات کی، جس میں 4 صفحات پر مشتمل استعفیٰ پیش کیا گیا۔ تاہم وزیراعظم عمران خان نے استعفیٰ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ملاقات کے بعد عامر لیاقت کا کہنا تھا کہ وزیراعظم نے استعفے سے متعلق کہا کہ اس پر کوئی بھی بات نہیں کروں گا، ایک سیاسی سوجھ بوجھ اور عوام کا درد رکھنے والے منتخب رہنما کا کردار ہونا چاہیے۔ عامر لیاقت کے مطابق انہوں نے اپنا دل کھول کر وزیراعظم کے سامنے رکھا۔ وزیراعظم نے کراچی کے مسائل پر آواز بلند کرنے کے عمل کو سراہا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا۔ ثنا ریاض کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک،